नमस्कार, कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने अंबेडकर जी के साथ अन्याय किया। संविधान का जीतना माखोल कांग्रेस ने उड़ाया, उतना किसी ने भी नहीं उड़ाया। कांग्रेस कुछ भी नाटक करे, कांग्रेस को जनता सब अच्छे से जानती है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ क्या किया, अंबेडकर जी के साथ अन्याय किया। संविधान का जितना माखूल कांग्रेस ने उड़ाया, उतना किसी ने भी नहीं उड़ाया। नकली घड़ियाली आंसू बहा करके कांग्रेस चाहेगी उसके पाप पर पर्दा पड़े, लेकिन ये संभव नहीं है। उम्मीद है कांग्रेस इससे सबक लेगी और जनता का दिल जीतने के लिए सच्चे अर्थों में कांग्रेस अपने पुराने अतीत के पाप से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेगी। खासकर मैं आज के इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म स्थान वाला प्रदेश है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समानता, सह अस्तित्व की भावना के संदेश दिए, उस भावना के आधार पर प्रदेश बेहतर से बेहतर करने जा रहा है। कांग्रेस कुछ भी नाटक करे तो कांग्रेस को ये जनता सब अच्छे से जानती है। उनने महात्मा गांधी जी के साथ क्या किया, महात्मा गांधी जी के बाद के वंशजों का आज क्या हल हुआ, डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ अन्याय किया, और संविधान का जितना माखूल कांग्रेस ने उड़ाया, इतना किसी ने उड़ाया ही नहीं। तो ये नकली घड़ियाली आंसू बहा करके कांग्रेस चाहेगी उसके पाप पे पर्दा डले, ये संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं कांग्रेस इससे सबक लेगी और जनता का दिल जीतने के लिए सच्चे अर्थों में पुराने अतीत के पाप से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेगी। आज अहिल्या माता की 300वीं जयंती के आधार पर हम माँ अहिल्या की राजधानी माँ नर्मदा के किनारे कैबिनेट करने जा रहे हैं, जहाँ हम अपनी मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक मिशन को भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ उससे बढ़कर के हमारे लिए धार्मिक शहरों में हम शराबबंदी के एक बड़े निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से वर्तमान के समय में शराब के कारण से कई घर बर्बाद हो जाते हैं, बीमारियाँ आती है, हॉस्पिटल और कई खर्चे बढ़ जाते हैं, और उससे बढ़कर के ये अशांति और कई कारण से घर तोड़ने के एक अलग उपक्रम के माध्यम से शराब अपनी बीमारी फैलाती है, जिसमें खास करके महिलाएं, बच्चों, इनको बहुत कष्ट होता है। हम उम्मीद कर रहे हैं सुश्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की तरफ बढ़े, महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतरी हो, और इसके कारण से ऐसे कई निर्णय हम करने वाले हैं जिस निर्णय के कारण से माँ अहिल्या की आज की 300वीं जयंती के अवसर पर होने वाली कैबिनेट सार्थक होगी। केन बेतवा लिंक परियोजना को दुनिया की पहली बड़ी परियोजना है। इस योजना से तीसरी नदी का उद्गम होगा। यह योजना 8 साल में पूरी हो जाएगी। 2004 से लेकर 2014 तक फाइल पड़ी रही। यूपी में पानी बंटवारे को लेकर परेशान रही केन बेतवा लिंक परियोजना को दुनिया की पहली बड़ी परियोजना है। इस योजना से तीसरी नदी का उद्गम होगा। यह योजना 8 साल में पूरी हो जाएगी। बाढ़ और सूखे का संतुलन कर रही है। 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन संचित होगी। 44,000 करोड़ रुपए की परियोजना हो गई है। 2017 से 2024 तक में बजट 1.5 गुना हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को गुरु तुल्य मानती हूँ। सीएम अपने को समय के साथ साबित करेंगे। 2004 में ही मैंने ही सोचा था चेक पोस्ट को इलेक्ट्रिक सिस्टम में दर्ज होना चाहिए। मैं गुजरात में इस सिस्टम को देखा था। अकेली चेक पोस्ट से शराबबंदी का पैसा निकल जाएगा। दुकान के सामने कोई भी दारू नहीं पी सकते, और अगर कोई पीता है तो इसके लिए दुकानदार जिम्मेदार है। सरकार ने 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी की। इसके राजस्व के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार ने की है। पुरानी शराब नीति 2023-24 दुरुस्त होनी चाहिए। गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है। गुजरात के पैटर्न पर शराबबंदी हो सकती है। 2003 में हमारे सामने आया था मामला। 30 स्थान निर्विवाद हैं, लेकिन वहां पूजा नहीं हो रही है। रायसेन के किले में भगवान शिव की पूजन को लेकर उन्होंने कहा कि यह मामला अब केंद्र सरकार के पास है। मोहन भागवत के बयान पर कहा कि अयोध्या की तरह मथुरा, काशी में खुदाई करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों मामले देश का सेटलमेंट कर सकते हैं। सीएम की 17 शहरों में शराबबंदी का उमा भारती ने स्वागत किया। जिसका सपना अटल जी ने देखा था, और उसके सपने की कहानी ये थी कि भारत में 2 समस्याएं एक साथ थीं, बाढ़ की और सुखाड़ की। कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। दोनों का मिल के निदान था कि जो अतिरिक्त पानी है उसका, बाढ़ का जो अतिरिक्त पानी है उसका सुखाड़ में यानी सूखे में कैसे उपयोग हो। सपना अटल जी का था। उनने एक कमेटी बनाई। कमेटी के अध्यक्ष सुरेश प्रभु जी बनाए गए। सुरेश प्रभु जी को सबसे पहले बुलाने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। 2004 में सुरेश जी आए थे फरवरी में, और मैंने उनको आमंत्रित करके कहा कि हमारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक बहुउद्देशीय केन परियोजना थी बहुत पुरानी,
लेकिन हम उसको चाहें तो पहला रिवर लिंक में परिवर्तित कर सकते हैं, केन और बेतवा को मिला करके। तो इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया और 30 और लिंक पर उन्होंने काम किया। फिर हमारी सरकार चली गई, आप लोगों को याद ही है, चुनाव हुआ 2004 में, मई में हमारी सरकार चली गई। उसके बाद सुरेश प्रभु की जो रिपोर्ट है वो धूल खाई 2004 से 2014 तक सबमिट हो गई वो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को, और वहीं फाइल के रूप में पड़ी रही। 2014 में जब फिर से हमारी सरकार बनी तो फिर से केन बेतवा परियोजना की बातचीत शुरू इसलिए हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया था कि इन योजनाओं में कोई बाधा ना आवे, इसमें कोर्ट साथ देगा और आप ये 30 परियोजनाएं जो आपने प्रस्तावित की हैं पूरी करिए, और इसमें सबसे पहले केन बेतवा पूरी करिए क्योंकि केन बेतवा पे अधिकतर काम हो चुका है। क्योंकि मेरे जाने के बाद जो बात मुलायम सिंह जी से हुई थी, उसके बाद गौर जी और मुलायम सिंह जी का MOU हो चुका था, MOU पे साइन हो चुका था, और इस तरह से एक टीम भी बन गई थी। टीम मेरी उपस्थिति में बन गई थी दोनों राज्यों के अधिकारियों की। जब इस पर हमने फाइनल बिल्कुल हम स्थिति में आए तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के तुरंत बाद कहा, जब रिजल्ट आ गए हमारी सरकार बन गई 17 में, कि उमा बेन अब हम केन बेतवा को शुरू करें। मेरी बहुत इच्छा है कि भारत के 3 सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त इलाकों में एक बुंदेलखंड है और दोनों तरफ का बुंदेलखंड है, और चूंकि ये योजना रेडी है, क्योंकि हम उनको प्रेजेंटेशन करते रहते थे 30 का कि इसमें से रेडी कौन सी योजना है, तो उन्होंने कहा कि आप जितने जल्दी हो सके केन बेतवा को प्रारंभ करवा दो क्योंकि लगभग तैयारी है। इसमें मध्य प्रदेश की सरकार की कुछ आपत्तियां थीं और वो आपत्तियां बहुत नाजायज़ नहीं थीं, लेकिन दरकिनार भी की जा सकती थीं। जैसे उनके पानी के कुछ और समझौते थे यूपी के साथ जो सॉर्ट आउट नहीं हुए थे, सुलझे नहीं थे, तो उनका कहना था कि जब तक वो ना सुलझ जाएं तब तक इसमें चूँकि पूरा का पूरा जो उजड़ने वाला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में आ रहा है, तो इसलिए पहले उनको सुलझा लीजिए। वहाँ स्थिति बड़ी अजीब हो जाती थी, मुख्यमंत्री जी राजी हो जाते थे, फिर अधिकारी उनको पड़का देते थे। तो इसमें 2017 में ही ये होने वाली थी प्रारंभ, कोई कमी नहीं रह गई थी। थोड़ी तकनीकी प्रक्रियाएं थी कि दोनों राज्यों की सहमति चाहिए थी और हम पूरी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, और अंत में वो अटकी रह गई, और अंत में जा कर के 2024 या 24 दिसंबर में वो योजना का टेक ऑफ हुआ है। मैं इसके लिए बहुत अभिनंदन करूंगी मोहन यादव जी का, प्रदेश की सरकार का, क्योंकि ये संभव ही नहीं था। इसके लिए साहस की ज़रूरत थी। साहस की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि ये दुनिया की पहली योजना है रिवर इंटरलिंकिंग की। जो अन्य योजनाएं हुई हैं वो एक राज्य की हुई हैं या एक कुछ खास सीमित क्षेत्र की हुई, कनाडा वगैरह में हुई हैं, लेकिन ये पहली है जो इतनी बड़ी परियोजना है और ये तीसरी नदी का निर्माण करेगी। अब एक तीसरी नदी है जो बनेगी केन और बेतवा, मतलब जब केन चलेगी बेतवा से मिलने के लिए तो रास्ते में जो पानी आएगा वो तीसरी नदी है। और इसकी जो कैड योजना है कमांड एरिया डेवलपमेंट की, वो हमने इतनी सुंदर बनाई है दोनों तरफ की कि इसमें एनिमल हस्बेंड्री का सबसे बड़ा काम होगा, दुग्ध पालन का, गौ पालन का और दुग्ध योजनाओं का, और फलों का, सब्जियों का, क्योंकि दोनों तरफ पानी होता है बहुत बड़ी मात्रा में, जो नहर के दोनों तरफ होता है पानी। वो कैड है, कमांड एरिया डेवलपमेंट है, जो पूरा परियोजना बनने के बाद में शुरू होता है। उस हिसाब से तो फिर ये योजना इस स्थान को स्विट्जरलैंड से भी बड़ी GDP में बदल देगी। और ये एक्चुअली मैक्सिमम 7 या 8 साल का टाइम था। अब जो लेटेस्ट वही रिपोर्ट में देख रही थी, अभी भी आई मेरे पास में, उन्हें मांगी थी कि ये योजना 8 साल में पूरी हो जाएगी क्योंकि सारी अड़चनें दूर हो चुकी थी। खाली मैं इसकी तुलना हमेशा धारा 370 से करती हूँ। धारा 370 संविधान की अस्थायी धारा थी और संविधान की समिति ने यह तय किया था कि ये कुछ ही दिनों के लिए है, और उसमें एक मुस्लिम मेंबर थे जिलानी साहब, जिन्होंने विरोध किया था कि आप हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं कश्मीर के साथ। उन्होंने धारा 370 को कश्मीर के साथ भेदभाव माना था उस समय पर, लेकिन बाद में ऐसे हालात बन गए उस धारा 370 को लेकर के कि कोई हटाने की हिम्मत ही ना कर पावे। वो हिम्मत अमित शाह ने दिखाई गृह मंत्री की हैसियत से। इसी तरह से मैं मोहन यादव की हिम्मत को दाद दूंगी कि दुनिया की पहली ऐसी एक अनोखी परियोजना जो पर्यावरण को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचा रही है और बाढ़ और सूखे का संतुलन कर रही है, 2 नदियों को जोड़ करके एक तीसरी नदी का निर्माण कर रही है,
और मध्य प्रदेश में भारतवर्ष में 30 परियोजनाओं का प्रारंभ कर रही है। ऐसे ही अगर ये 30 परियोजनाएं पूरी हो गई तो 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी और इस तरह से भारत की कृषि योग्य भूमि 100% सिंचित हो जाएगी। अगर वो 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई तो उन 30 परियोजनाओं से, और 34,000 मेगावाट बिजली जनरेट होगी, जिससे कि हम पूरी दुनिया को बिजली बेच सकेंगे। और ये 30 परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए जो मुँह था वो केन बेतवा थी, और इसलिए मैं बहुत व्याकुल थी, बहुत व्यग्र थी। स्वयं पीएमओ बहुत व्याकुल था, बल्कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी मुझे पीएमओ ने कहा, जबकि मैं तो सांसद भी नहीं रही थी 19 के बाद, मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन मुझे तो नितिन गडकरी जी ने कहा, उनके पास जल संसाधन था तो उन्होंने कहा आप जाइए और बात करिए। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पीएमओ अथॉराइज नहीं करेगा, तो मैं नाम नहीं लूँगी। एक अधिकारी का फ़ोन आया जिसको हम एक प्रकार से प्रधानमंत्री की ही बात मानते हैं कि उन्होंने ही कहा होगा, तो मैं कमलनाथ जी को जाके मिली और मैं निराश हो गई एक अधिकारी को देख के कि ये पहले अधिकारी को देख के कि ये पहले भी मौजूद था, इस परियोजना का विरोध कर रहा था और वो वहाँ भी मौजूद था। अब ये 44,000 करोड़ की योजना हो गई। ये इसलिए भी हो गई है क्योंकि इसमें बीना कॉम्प्लेक्स भी जुड़ा है, पहले बीना कॉम्प्लेक्स वगैरह इसमें नहीं थे। लेकिन 2017 से लेकर 2024 तक का जो समय निकला है, इसमें बजट दुगने से 1.5 गुना तो हो ही गया। देखिए ना, जरा सी भूल से हजारों करोड़ का कितना बड़ा भार है जो देश के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए मैं मोहन यादव जी का बहुत 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 अभिनंदन करना चाहती थी। उसी दिन मैं अभिभूत हो गई थी। मैं ये बात पहले ही कह चुकी थी एक सभा में, जब उस परियोजना के लिए बात करने के लिए मैं उधर गई थी, तो मैंने कहा था देखो तुम लोग इस बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं किसी प्रोटोकॉल में नहीं आती हूँ, तो हो सकता है कि इसके शिलान्यास में मुझे निमंत्रण भी ना मिले, क्योंकि मैं सांसद भी नहीं हूँ, मैं मंत्री भी नहीं हूँ, मतलब मैं किसी प्रोटोकॉल में नहीं आती हूँ और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन केन बेतवा आ सकी, इसकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगी, सबसे बड़ा इनाम होगा मेरे लिए ये कि केन बेतवा आ सकी और वो एक एग्जाम्पल बनी है बाकी योजनाओं को शुरू होने के लिए। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। मोहन यादव जी बहुत पढ़े लिखे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। लोग चौंक गए, वो खुद भी चौंक गए जब वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन मैं उनको 2003 से जानती हूँ और मैं उनको गुरु तुल्य मानती हूँ कुछ बातों में। जैसे मैं शिवराज जी को मानती थी कि जब मोहन यादव को टिकट मिला था विधानसभा का और जब उनको दबाव बना वहाँ का कि ये यहाँ के नहीं है, तो उन्हें स्वेच्छा से कह दिया कि मुझे नहीं लड़ना। मैंने उनको बहुत समझाया, 2-4 दिन में उनको बोली नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं दीदी, आपका चुनाव निर्विवाद होना चाहिए, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं कभी लड़ूंगा। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और इसलिए मैं इस दृष्टि से उनको बहुत गमखोर, धैर्यवान और सहनशील व्यक्ति मानती हूँ। और मुझे लग रहा है कि समय के साथ वो अपने आप को साबित करेंगे कि वो बहुत अच्छी चॉइस थी सभी लोगों की, जिन्हें भी मिलकर के फैसला किया था। पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, सरल और प्रसन्न मन के हैं, विनम्रता है। और केन बेतवा को शुरू करना बहुत बड़ी साहस की बात थी, क्योंकि राज्य सरकार के सहयोग के बिना केंद्र सरकार भी इसको शुरू नहीं कर सकती थी। तो बहुत बड़ा काम हो गया। अब एक नई बात आई है शराब नीति की। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह दशहरा मैदान पर होगा। आज कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान परेड ने अतिथि को सलामी दी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस दिन शहर में कई आयोजन होंगे। मुख्य समारोह दशहरा मैदान पर होगा, जहां झंडा वंदन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आज कार्यक्रम की मिनट टू मिनट फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान डमी अतिथि बने एसडीएम एलन गर्ग ने झंडा वंदन कर परेड का निरीक्षण किया। वहीं परेड द्वारा राष्ट्रपति की जय के नारे लगाकर हवा में 3 राउंड फायर किए गए। रिहर्सल के दौरान परेड ने मंच के सामने से गुजरते हुए अतिथि को सलामी दी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। 26 जनवरी क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है और उज्जैन पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्तर का एक शहर, उभरता हुआ शहर, इसमें हम लोग लगातार सुरक्षित, अनुशासित और आश्वस्त पुलिसिंग के मद्देनज़र एक व्यापक और बेहंगा रूप में पुलिस का प्रेजेंस रहे, सुरक्षा का आश्वासन रहे। और परेड का जो अनुशासन है उसकी तैयारी लगातार पिछले 1 माह से इंदौर पुलिस, उज्जैन पुलिस बल कर रहा है। आज हमारी फाइनल रिहर्सल थी। इसमें
विभिन्न यूनिफॉर्म फोर्सेस के प्लाटून, वॉलंटियर्स और ट्रैफिक मित्र को भी शामिल इस बार किया जा रहा है। पहली बार तमाम तरह के आयोजन का फाइनल रिहर्सल जिलाधीश महोदय द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों को देखा गया है। तो हमारी कुल थीम इस बार की ये रहेगी कि इसमें सुरक्षित, अनुशासित और आश्वस्त पुलिसिंग का मैसेज इसके माध्यम से जनता तक पहुँचे। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने आज बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल आज शाम को उज्जैन आए और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से भगवान महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद महाकाल मंदिर समिति द्वारा श्री शुक्ल का महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया गया। इस मौके पर शहर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी मौजूद थे। पूरे देश भर के लोग यहाँ पर आने के रहते हैं। बहुत ही अद्भुत अवसर 2028 में सीएम को भी आने वाला है। किस तरह की तैयारियाँ प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी तैयारियाँ हो रही हैं। चौतरफा लोग आसानी से आ सके इसके लिए 4 लेन की सड़कें, 6 लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं। जहाँ जरूरी है वहाँ फ्लाईओवर भी मंजूर हो गया है। किलोमीटरों में जहाँ पर घाट की कमी होने के कारण लोग परेशान होते हैं, वहाँ घाट स्वीकृत हो गए हैं। और तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंचे प्रदेश के वन मंत्री दिलीप अहिरवार ने किए भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन। भगवान ओमकारेश्वर का स्मृति चिन्ह भेंट किया। हमारे संवाददाता से चर्चा में मंत्री ने बताया, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मंत्रिमंडल की बैठक महेश्वर में हो रही है, जिस कारण मुझे ओमकारेश्वर आने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एवं ओमकारेश्वर में काफी दिनों से भूमि के मत परिवर्तन का मुद्दा उलझा हुआ है, जिस पर मंत्री ने कहा, मैंने वन मंत्रालय का प्रभार अभी लिया है, मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। आगे जो भगवान ओमकारेश्वर की इच्छा होगी वह होगा। क्या कहेंगे? बैठक तो होनी है कल कैबिनेट की। आज ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन हुए। मैं आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ। भगवान की कृपा मध्य प्रदेश के वासियों पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। सब लोगों की कृपा भगवान भोलेनाथ की बनी रहे और ओमकारेश्वर महाराज नर्मदा मैया की कृपा बनी रहे। ये साथ सर, ओमकारेश्वर में एक मत परिवर्तन का बहुत पुराना मुद्दा चला आ रहा है। आप वन मंत्री बने, क्या यह मुद्दा सुलझ पाएगा या यूँ ही? संज्ञान में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है। विधायक जी भी हमारे साथ में हैं। कोई ऐसी चीज़ हो तो भगवान की तरफ होगी वो तो अच्छी है।